बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, जिस कदर हालात नागुफ्ताबे थे मुआशी तौर पे, उसमें यकीनन जंगी बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी जानब जब हम देखते हैं कि मईशत का पहिया हम घुमाना चाहते हैं तो दहशत गर्दी की सूरत में हमारे पाँव में रखना डालने की साजिश और कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम बातें करें कि ये सब कुछ साजिशों के बावजूद जो उम्मीद अफजा बातें वो ये हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में एक और मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा, जिसमें बहुत से शोबाजात और वजारतों के हवाले से मीटिंग्स थी सुबह से लेके और जब तक आप देख रहे हैं शायद अब भी कोई ना कोई मीटिंग जारी है। और उसमें नौजवानों को राह रास्त पे लगाने के लिए, डालने के लिए, वो राह दिखाने के लिए, उनको माली तौर पे मजबूत करने के लिए और फिर उन्हीं को मुल्की मईशत के पहिए में अपना हिस्सा घुमाने में डालने के हवाले से बहुत से बड़े इक़दामात और फैसले और उसके साथ अहदाफ का तयन कि अब ये करना पड़ेगा। इसी तरह बात की जाए इस्लामाबाद के अंदर ही आज आर्मी चीफ वो सदर मुमलिकत और जो कमांडर इन चीफ़ हैं मुसल्लह अफवाज के जनाब आसिफ अली ज़रदारी से मिलने पहुँचे, उनको सदारती ओहदा संभालने पे मुबारकबाद दी और उसके साथ साथ जो गुफ्तगू हुई उसमें यह था कि मुल्क के अंदर और सरहदों पे जो हमारे दिफाई ऑपरेशंस हैं या दहशत गर्दी के हवाले से जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं उस पर पूरी उन्हें बताया गया, आगाह किया गया और उस पर शहीदों के खून से गद्दारी और बेवफाई के जैसे ऐसे मराहल का भी जिक्र आया आप दीदा आँखों से कि क्या हो रहा है। हमारे शहदा जो हमारे पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत हैं, उनके हवाले से तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगरचे वो 6 जजेस का ख़त और उस पर गुफ्तगू थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा की तरह आज दुखती रग पर इस तरह से हाथ रखा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की जो वबा नहीं आई है वो फैली हुई है और क्या हमने कौम को तबाह करने का तहिया कर रखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज वकला एतराज़ करते हैं, लेकिन जब 4 साल फुल कोर्ट इजलास नहीं हुआ था तब क्यों नहीं बोले, किसी दबाव में नहीं आएंगे। इसी तरह बात की जाए कि जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो मुंह में आता है बोले जा रहे हैं हम, उसका जो अगर जुमले सारे देख लिए जाए तो यही मतलब निकलता है कि यार अन्नेवाह चल रहे हो, जिसकी मर्जी इज्जत पे हाथ डाल लो, हाथ के इज्जत कर डालो और फिर पूछने वाला ही कोई नहीं, बस जो दिल में आता है कहे जा रहे हो। इसी हवाले से अगर इसी टॉपिक को पंजाब में लेके चलें तो आज सूबाई काबीना का 5वां इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने उसकी सदारत की और उसके अंदर हक़ के इज़्ज़त के कानून में तरमीम और स्पीडी कोर्ट्स जो हैं उसके क़याम की मंजूरी दे दी गई, ताकि सीधा कि जिसने इल्ज़ाम लगाया है 90 दिन में उसके बारे में डिग्री कर दी जाए उस केस की, वरना 180 दिनों में ट्रायल ख़त्म करना होगा किसी भी सूरत में। और फिर बात कर लेते हैं, अगर अदालत से बात निकली है और ऐसे मौज़ूआत हैं तो पानी PTI जो अडयाला जेल में है उनकी सिक्योरिटी पर लाखों खर्च हो रहे हैं, ये भी रिपोर्ट सामने आ गई। और एक ईद के बाद एक और केस जो मुबैना बेटी छुपाई केस है उसके हवाले से भी समाअत का इम्कान है। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब हसन खान, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जनाब आगा इकरार हारून स्काइप पे हमारे साथ हैं। सैयदी सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार कॉलम निगार जनाब हम्माद गज़नवी, बहुत शुक्रिया हम्माद गज़नवी साहब आपके वक्त का। और मेरे साथ हैं जनाब रिज़वानुर रहमान रज़ी, जो हर मौजू पे वो जुमले कहना हैं कि कूज़े में बंद भी कर देते हैं और अगला भी बंदा भी ज़रा बंदिश फील कर रहा था कि हुनवा की जवाब देना है। बहुत शुक्रिया रज़ी साहब आपका भी। हम्माद गज़नवी साहब, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखी और आप किस चीज़ को पहले सामने रख के गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएंगे? आपने सारे मौज़ूआत जो बताए हैं इंतहाई दिलचस्प हैं और अहम हैं और कहीं से भी गुफ्तगू आगाज़ की जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है जो सोशल मीडिया पे एक हड़बोम का आलम और धमा चौकड़ी की कैफियत है जिस पर काजी फाइज ईसा साहब ने भी गुफ्तगू की है वो इंतहाई अहम है और वहीं से बात शुरू किए लेते हैं। देखिए ये और इसको साथ जोड़ लीजिए, जो पंजाब काबीना ने एक फैसला किया है, इंतहाई अहम फैसला है लाइफ एंड लॉस के हवाले से। हम हमेशा से यही समझते हैं और कहते भी आ रहे हैं
कि इन तमाम मसाइल का हल जो है वो ट्विटर बंद कर देने में या वाईफाई स्लो कर देने में पिन्हा नहीं है। इसका तो हल ये है कि जिस तरह जिन लोगों की ये इजादात हैं वाईफाई वगैरह और ये टेक्नोलॉजी, उन्होंने हमसे कुछ साल ज्यादा इस मामले को हैंडल करने में सर्फ किए हैं और वो इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि अपने लाइबल लॉज को स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसके बगैर ये मसला हल नहीं हो पाता। लिहाजा आप देखते हैं कि जिन मुल्कों में ये कवानीन मजबूत और मुस्तहकम हैं, वहां पर पाकिस्तानी टेलीविजन भी वहां पे कुछ और खबरें नशर करते हैं और पाकिस्तान में कुछ और खबरें नशर करते हैं। वाह वाह। तो आप तो जानते हैं कि ये ARY मतलब क्या, बहुत से टीवीज हैं, क्या मैं नाम गिनवाऊं, ये एक दर्जन केस आ रहे हुए हैं वहां पर। नहीं बल्कि गजनवी साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये कि यहाँ तो ये कहा भी जाता है अब नाजरीन देख सकेंगे फलां प्रोग्राम और बैरूनी दुनिया में फलां चीज चलेगी, ये कहा जाता है। ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। वहां पर चैनल्स के नाम ही मुख्तलिफ रखे हुए हैं ताकि और वो नाम ना आए, कुछ और नाम से वहां नशरियात चलती है। मतलब क्या ये रहा हूं मैं कि इन कवानीन को मजबूत करना ये एक बुनियादी बात है। आप इस तरह अगर धूल उड़ाते हैं, खाक उड़ाते हैं, हर शख्स के सर पर आप मिट्टी डालते हैं, उसके चेहरे पर मिट्टी डालते हैं, धूल उड़ाते हैं ताकि कोई भी पहचाना ना जाए और सब एक जगह, आपने भी तो यूं किया था, आपका लीडर भी तो यूं, झूठ कुछ भी कहते जाइए, अलर्ट अप अनाप शनाप। तो इस चीज का मुहासबा जरूरी है, वरना हम बड़ी खतरनाक सूरत हाल से दो चार। देखिए ये हुकूमतें जो हैं, और खास तौर पर जब हुकूमत इस तरह के मुआशी हालात से गुजर रही होती है तो वो घबराते हैं फिर कि यार ये देखिए झूठ की फैक्ट्री, ये फेक न्यूज, कुछ का कुछ कहा जा रहा है और उससे निपटने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। बहुत से जज हैं, कम से कम 6 तो हैं, जो आपको जमानतें भी दे देते हैं हर चीज में, वो केस भी लटकते हैं और फिर आप पीटते रह जाते हैं कि भी इस मसले का हल क्या है। तो इस मसले का हल जो है उसकी तरफ काजी साहब ने इशारा किया था और पंजाब हुकूमत ने उस पर अमली कदम उठाया। ये बहुत आम डेवलपमेंट है, इस पे बहुत दिनों से बात हो रही थी, अब इसकी अमली सूरत बन रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको मुस्तहकम किया जाए और इन लॉज को, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, वरना आप परेशान होंगे और कभी सोशल मीडिया बंद करेंगे, कभी कुछ करेंगे, वो इसका हल नहीं। इसका हल वही है जो कि अब करने की ठानी गई है। एक बात ये, दूसरी बात जो आपने कहा ना निजी मामला, वो जो आपने कहा कोई केस आ रहा है उनकी दुख्तर के हवाले से, मैं इसके तो बहुत से पहलू हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात इस पे करना चाहता हूं जो मैं करता रहता हूं, ये जो आप कहते हैं ना निजी मामला, तो ये हमारे हलक से बात नहीं उतरती। हमारे जो लीडर होते हैं ना, चाहे आप इस्लामी तारीख देखिए या मगरब की तारीख, एग्जैक्टली वहां जहां से वो आए हैं। हाँ जी जी, जहां से हम आजकल सब अपनी जमहूरियत वहां से सीखते हैं और आजादी इजहार राय की बातें वहां से सीखते हैं। तो वो फिर लोग क्या करते हैं ऐसे मौके पे, आप देखिए ना, ये निजी मामला देखिए ना, आप इखलाकी बुराई को कह दें कि निजी मामला है, अच्छा जी, यानी दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हैं कि याहिया खान का भी यही मौक़िफ़ होगा, जनरल रामी का भी यही मौक़िफ़ होगा। निजी मामला क्या होता है? आप इसको कानूनी मामले के तौर पर देखिए, तब भी आप उसी नतीजे में पहुंचेंगे। आप इसे मजहबी नुक्ता नजर से देखिए, आप तब भी उसे नतीजे में पहुंचेंगे। एक साहब है, उन्होंने एक दरोह गोई की है, उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। मैं सिर्फ कानूनी विषय बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत आजादा रहो है ना, आजाद ख्याल, और आप कहते भी निजी मामला है, व्हाटएवर पर्सनल मैटर है, सही, तो अच्छा भाई, लेकिन कानून होता है ना हर मुल्क का। आपके मुल्क का एक कानून है, उसमें हकीकत छुपाई गई है, उसमें झूठ बोला गया है। अब चाहे जज कहते रहे ये मेंटेनेबल है या नहीं है, लेकिन हम सब अभी, यानी आप उनके जो वाले साहब हैं, उनके हामीजीन करोड़ों लोग हैं इस मुल्क में, बेशुमार आदमी है उनका हामी भी, उनके मुखालिफ भी, सब लोग इस बात पर इत्तफाक करेंगे कि वो उनकी बेटी का एक मामला है और वो मुसल्लमा है। सही, तो अब उसमें क्या, तो उसको क्या कहा जाए? यानी निजी मामला कहकर हम उसे एक अखलाकी बुराई हो, कानूनी बुराई जिस नुक्ता नजर से देखें यार सर जी, फिर तो लाइसेंस का जब अमल होता है ना, देखिए उस तरह का अमल होता है ना, तो उसके बाद लोग कौम से माफी मांगते हैं।
सही सही। यानी लोग कहते हैं यार हमसे गलती हुई, आप फिर यानी मैं तो देखता हूँ अगर तो फिल्मी अदाकार वगैरह होते हैं ना और इस तरह की सूरत हाल सामने आ जाए तो आप उन्हें देखते हैं कि वो हरम में अपनी सेल्फियां खींच रहे होते हैं और दाढ़ी रख लेते हैं कि यार हमसे बड़ी गलती हो गई, अब हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। मतलब ये होता है कि अल्लाह भी हमें माफ कर दे और आवाम भी माफ कर दे। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ उल्टा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि सही सीना जोरी भी हो रही है, सीना जोरी हो रही है। सही सही सही। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मामला है मैं बाकियों से भी रजी साहब, बातें तो शाह जी ने जिस तरह कर दी, जिस पैराए में कर दी, लेकिन ये कि वबा फैली हुई है और फिर दूसरी जानब जब देखते हैं आर्मी चीफ की मुलाकात सदर मुमलिकत से तो उसमें भी इसका इजहार किया जाता है कि एक मखसूस सियासी टोला है, गिरोह है जो इदारों के ख़िलाफ़ और फिर शहदा तक बात पहुँच जाती है। की करना है जी? देखिए वो कहीं और सुना करे कोई, आज रजवी साहब बोले तो हम तन गोश होके सुन रहे थे और उन्होंने जो इस बात मौजू पे कह दिया उसके बाद तो गुंजाइश नहीं निकलती। मेरी बतौर एंकर मजबूरी थी कि मैंने रोकना सी। लेकिन एक बात मैं आज माशाल्लाह अहमद साहब भी जर्नलिज्म में भी और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत आला ओहदों पे रहे और हसन खान साहब आपके साथ तशरीफ रखते हैं और पश्तो जर्नलिज्म में भी इनका एक नाम है और कौमी सहाफत में भी, और आगा साहब को तो मेरा मतलब है कि मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। हम सारे सीने पे हाथ रख के बताइए। नहीं मैं भी ਤੁਹਾਡੀ जमात ही चाहिए। हाँ नहीं तुसी ते मेजबान होता है इस वेले। देखिए आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो है वो ये है कि ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत बहाली के रास्ते पे चल पड़ी है क्योंकि वहां की मुंतखब हुकूमत के सरबराह जो वजीर आजम बने हैं वो आजादाना तरीके से मुआशी फैसले ले रहे हैं। मैं हरफ बहरफ उसका तर्जुमा कर रहा हूँ, वो जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। ब्लूमबर्ग आलमी तौर पे तस्लीम शुदा अदारा है और उसने अपने तबसरे में कहा है। अच्छा यही बात फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज जो है फुटसी का जो इंडेक्स है उसके अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को अगले 6 माह के लिए अमर्जिंग एंड प्रॉमिसिंग मार्केट के तौर पे शामिल किया गया और उन्होंने भी तकरीबन इन्हीं अल्फाज को अपनी रिपोर्ट में दोहराया गया। पिछले हफ्ते की बात है। आप मुझे बताइए ये खबर हमारे मीडिया पे कितनी जगह पा सके, इस पे कितने प्रोग्राम हुए हैं, इसको कितनी जगहों के ऊपर कितने तबसरा निगारों ने जेरे बहस लाया है इस वक्त जबकि हमारे बारे में ये बात है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत कमजोर है। हमें तो ऐसी चीजों की जरूरत है कहीं से भी कोई कहे हम उठा के उसको नशर करें और उसको उसके ऊपर उसका पस मंजर बयान करें, उसका तबसरा करें। जो टीवी पे छाया हुआ है वो नकदा कोका 3 कतरे ते खाते का। इसके अलावा आप देख लीजिए आज शाम 6 बजे का बुलेटिन उठा के और रात 12 बजे तक की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान के अंदर दिन रात चीखने चिंगाड़ने वाले तमाम 46 न्यूज चैनल को देख लीजिए। उसमें ये जो मेरे मुल्क के बारे में आपके मुल्क के बारे में एक अच्छी बात कही गई है उसको कितना टाइम मिला, कितना एयर टाइम मिला और क्या किसी प्रोग्राम में इसको कोई नुक्ता बहस बनाया गया है। ये है हमारे साथ जो एजेंडा सेट हमारे न्यूज रूम का कोई एक्सटर्नल फोर्स कर रही है कि आपने इस मुल्क के बारे में कोई अच्छी बात नहीं करनी और नेगेटिव शो करना है। मारे गए, लुटे गए, तबाह बर्बाद हो गए, हालात खराब हैं यार, लेकिन इतने नहीं है। और खासतौर पे इस तरह के जो ताजा हवा के झोंके आते हैं उनका भी तो उतना ही हक है ना एडिटोरियली अगर डिस्कस करें तो। exactly. अब आ जाइए जो आपने बात कही। देखिए ट्विटर को या किसी भी मीडियम को बंद करना उस मसले का हल नहीं है। आपको अपने नई चैलेंजेस के लिए और नई रियलिटीज के लिए अपने आप को आगे लेके आना होगा। आपका मुकाबला जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स से पाकिस्तान के सरकारी खजाने से उनको तनख्वाह मिलती है बयानिया साजी के लिए, झूठ की तबलीग के लिए और किस्म बयानी के लिए, इल्जाम तराशी के लिए। लोगों ने 500 जाली आईडीज बनाए हुए हैं। पिछले दिनों
मुझे याद है कि ट्विटर और फेसबुक ने जाली आईडीज की सफाई शुरू की तो रोजाना 10-10, 20-20 हमें ट्वीट मिलने शुरू हो गए लोगों की और पोस्टें मिलना शुरू हो गए। कोई रो रहा था कि मेरे 80 अकाउंट उड़ा दिए हैं, मेरे 100 अकाउंट उड़ा दिए हैं। वो भी आ भी रहे ने तुमने बनाए क्यों थे भाई? 80 और 100 तुम्हें बनाने की जरूरत क्या थी? ठीक है। और कई कह रहे थे कि मेरे 20 उड़े हैं, बाकी 150 बच गए। मतलब इस तरह की बातें जब आप नताशा वाला है, पताशा वाला उड़ गया है। हाँ जी। ये लोग जो हैं ये पेशावर झूठ के पुजारी हैं, ये झूठ के व्यापारी हैं। उन्हें इन अपने जाली अकाउंट्स के जरिए झूठ फैलाने के बकायदा अब तो पाकिस्तानी कौमी खजाने से फिर बहाल हो गए उनके पैसे। पिछले दिनों के हुकूमत को जारी हुए तो फिर उसी शिद्दत की गालम गलोच शुरू हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये थोड़ा सा इसका मुकाबला करना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए। आप अपना सच कहना जारी रखिए। आखिरी फिक्रा, आप अपना सच कहना जारी रखिए, झूठ अपनी मौत खुद मरेगा इंशाअल्लाह। हसन खान साहब, देखें आज आपने जिस तरह कहा कि पहले गज़नवी साहब और रज़ी साहब से बात करवाइए, इब्तदाई हमें मिल गए, खूबसूरत गुफ्तगू मिल गई, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी एक सवाल कर रहे हैं कि क्या कौम को तबाह करने का तहैया किया हुआ है। रज़ी साहब ने तो ऐसा सवाल कर दिया कि अपनी तो हम मंजी थले डांग फेर सकते हैं ना, कि आज वाकई वो खबर नहीं है, हम ही ये बयान कर रहे हैं, क्यों नहीं है खबरें? देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह गज़नवी साहब और रज़ी साहब ने जो इंट्रो और जो जिस तरह बयान किया, वाकई बड़ा एक सिचुएशन ऐसा है कि इसमें सोचने का अभी मुकाम है। अभी तो मसले तो हम सबको पता है। मेरे ख्याल में गज़नवी साहब ने बड़ी डिटेल के साथ और फिर रज़ी साहब ने डिटेल के साथ उसको सामने रखा कि ये मसाइल है, और साथ साथ हमारे रवैये जो है, अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं कहता हूँ एज ए कौम, लेकिन एज ए मेजॉरिटी अनफॉर्चुनेटली जो है वो यही रवैया है कि हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में पाकिस्तान को हर एक बंदे के साथ बैठ जाए। या हुआ क्या है, ये तकरीबन आज जो है 22 करोड़ बल्कि 25 करोड़ अवाम का जो है ये मुल्क है। और मैं कहता हूँ, जब मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ सुबह उठो तो मुल्क के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सारे ऑफिस खुले होते हैं, स्कूल खुले होते हैं, दुकानें खुली होती है, हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम, निज़ाम ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अभी इस मसले का हल क्या है, ये तो अभी अगर मैं भी आगे चलूँ तो ये सारी चीज़ें जो दोनों मेहमानों ने सामने रखे, देखिए इसमें अब एक जो चीज़ है वो कौमी क़ियादत पे उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि जितने भी हमारी यूथ है या जो सोशल मीडिया यूज़र है या जो पार्टी के एक्टिविस्ट है, वो किसी के लिए ये कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो हवा में जो है, अगर मैं आपके ख़िलाफ़ एक ट्वीट डालूँ या हारून साहब के ख़िलाफ़ ट्वीट डालूँ, रज़ी साहब के ख़िलाफ़, तो ये नहीं है कि मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, मैं किसी और को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये काम किया है। अनफॉर्चुनेटली मतलब ये कि वो नंबर बनाने के लिए या कि कितना में जो है रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, या जो हमारे जो प्राइड इंस्टीट्यूशंस है। देखिए इस्लामी दुनिया में अगर आप देखें तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे आपको कम से कम एक बेसिक स्ट्रक्चर नज़र आती है आज़ाद अदलिया की, पॉलिटिकल सिस्टम्स की, सिविल सोसाइटीज़ की, एक ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस फोर्स की। तो ये मेरे ख्याल में कहीं भी आप देखें इस्लामी दुनिया में चंद ममालिक में पाकिस्तान है। तो ये नहीं है कि हम वाकई रुल गए हैं। अभी हमारी जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी जो सियासी क़ियादत है, समाजी क़ियादत है, या इवन हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, अभी इस मसले का हल निकालना होगा। इससे निकलना ये न तकरीरों से हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह बताया गया कि सोशल मीडिया अगर आप उनके डिफरेंट आर्म्स जो है उसको बंद करने से हो सकता है, या ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो हम लाइबल लॉज जो है उसको स्ट्रांग करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो ज़्यादातर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो तो बाहर से हो रहा है। वो मैं तो उसी दिन एक बड़े हमारे दोस्त मुल्क के एक डिप्लोमेटिक उसमें था, तो मैंने उनके चैनल का नाम लेके कहा कि द मोस्ट बाइस पाकिस्तान में जो रीजनल लैंग्वेजेस में जितना जहर वो उगल रहे हैं वो तो कोई और नहीं कर रहा है। तो
इसके साथ अगर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए, लाज भी स्ट्रेंजन होनी चाहिए, साथ ही इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, लेकिन अब मौका आया है कि पाकिस्तान की खातिर अगर हमारी सियासी क़यादत जिस पार्टी से भी हो, मजहबी है, गैर मजहबी है, सेकुलर है, सेंट्रलिस्ट है, रीजनलिस्ट है वगैरह, सबको मिल बैठ के एनफ इज़ एनफ। आज अगर आप देख रहे थे जब ये लाइआउट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें एक जज साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि यार कहाँ हम जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता है कि यार जो हुआ है आगे जो चल के इसका कोई आगे का सोच लेते हो। तो मेरे ख्याल में यही वाहिद हल है, वरना अगर इसी तरह हमारी मीडिया, तो उसी दिन मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि मीडिया ये कमर्शियल मीडिया है, ये रेटिंग की चक्कर में जो है प्रोग्राम करते, ये नहीं है इसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं बाई नॉमिनक्लेचर के तौर पर। उससे हमें तवक्को, मैं समझता हूँ कि ये जो जिसको मैं अक्सर कहता हूँ ना, ये ग्रॉसरी शॉप्स जो खुले हुए हैं, इससे बेहतर होगा कि जो आप किरदार अदा कर रहे हैं और डेफिनेटली हम जो किरदार अदा कर रहे हैं, कि हमें हमारी सियासी जो लीडरशिप है उनको ये इदराक करवाना होगा कि यार इस मुल्क को अगर आगे चलना है तो ये जो हमारे रवैये गुज़िश्ता 6-7 सालों में जो बने हैं, इनके साथ मुल्क नहीं चल सकते। कोई भी सिक्योर नहीं है, न मीडिया वाले सिक्योर है, न जज सिक्योर है, न जनरल सिक्योर है, न आपकी ब्यूरोक्रेसी सिक्योर है, न आपकी पॉलिटिकल लीडर, जिसके दिल में जो भी आ जाए वो खुल के उसका इशारा करते हैं। तो मैं समझता हूँ, और यहाँ तक शुहदा के साथ साथ मैंने जो कहा आपको, हमारी जो प्राइड इंस्टीट्यूशन है, देखिए अदलिया, इसमें हो सकते हैं कि कुछ जजेस बुरे हो, लेकिन अदलिया इस मुल्क की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका आप इसको स्केलेटन कह सकते हैं, पार्ट ऑफ द कंट्री स्केलेटन। इस तरह हमारी जो डिफेंस है, इसी तरह हमारी जो पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी है, पार्लियामेंट है, हमारी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का जो एक बेसिक्स है, इनको अगर आप इस तरह कुरेदते हैं तो मैं समझता हूँ इससे आप मुल्क, और एक बात मैं बताऊँ आखिरी बात फैजी साहब, कि मुल्क रहेगा तो आपकी जर्नेली भी रहेगी, आपकी सियासत भी रहेगी, आपकी वजारत भी रहेगी, आपकी सहाफत भी रहेगी। खुदा ना खास्ता मुल्क को कुछ हो गया तो ना आपकी सियासत होगी, ना आपकी वजारत होगी। इसीलिए सियासत, उसी लास्ट प्रोग्राम में जो एक स्टेटमेंट हुआ था कि सियासत अपनी अपनी होनी चाहिए, लेकिन रियासत के लिए जो है रियासत सबकी साझी। अगर इकरार और सब सवाल तो बहुत ज़हन में आए हैं, लेकिन एक बात जिस तरह गजनवी साहब ने ये कहा कि वो चैनल जो यहाँ पे और ख़बर और बाहर कोई और ख़बर देते हैं, इस पे क्या होना चाहिए। और दूसरी मैं ये सवाल ज़रूर रखना चाहूँगा कि आज एक इजलास में वज़ीर आज़म ने, और राना मशहूद साहब भी थे, बाकी भी टीम थी पूरी वज़ीर आज़म के जो करीबी हैं, स्पीडी टाइगर्स यू कैन से, वो नहीं, वो वाले नहीं, बाकायदा काम करना है, तो वो आगा साहब उन्होंने यूथ, उनके लिए पॉलिसी, फिर उनके लिए सहूलियात और उनको धारे में ला के मईशत को मजबूत करना, ऐसी चीज़ों की भी बात नहीं हो रही। देखिए बहुत शुक्रिया फैज साहब। जो टारगेट है ना मेन, जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम गोबलर एरा पे जा रहे हैं। गोबलर एरा जो है ना 1745 और 1755 का ज़माना है यूरोप का, उसको हम कहते हैं, जिसमें पूरी जो स्ट्रक्चर था रियासत का वो प्रोपेगेंडा पे चलता था, और जहर आलूद प्रोपेगेंडा पे, पॉजिटिव नहीं। प्रोपेगेंडा को हम ना नेगेटिव लेते हैं, इसे प्रोपोगेशन, लेकिन वो नेगेटिव चलता था। यूथ ही टारगेट है, और मैं यही कहूँगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हमने बिनहसुल कौम पिछले 10 साल आप कह लें, जब से ये सोशल मीडिया, सो कॉल्ड मैं मीडिया, आप इसे मीडियम ही कहते हैं, मैं मीडियम कहूँगा, सॉरी से मीडिया, 10 साल जो पिछले हैं उसमें जब ये मीडियम जो था ये फ्लोरिश हो रहा था, ना स्कूल्स में, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटीज़ में, ना इवन घरों में ये तरबियत दी गई कि ये कितना ख़तरनाक है। जबकि आपको पता है कि यूरोप में तो अब 13 साल के जो छोटा बच्चा अगर उसके मोबाइल उसके हाथ में पाया जाए स्कूल में या उसके बैग में, तो उसकी वालिदैन को बुला लेते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा अगर रो रहा होता है तो उसकी माँ उठा के उसे पकड़ा देते हैं। तो ये हमने मिनहसुल कौम, एक सोसाइटी ने उसी में दूसरी माँ अब्बा ये वो ढूंढ रहा होता है। जी बिल्कुल, लगा है बस। बिल्कुल। अब ये देखे, जब भी कोई ऐसा काम होता है तो उसको रिवर्स करना जरा मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, मीटिंग्स हुई हैं, और आई अप्रिशिएट पंजाब को कि पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया है डेफेमेशन लॉ का, और वो यानी कि उनका इनिशिएटिव जो है
वो कुछ दिनों तक जब वो बिल के तौर पे सामने आएगा तो सही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन आज अगर ये सब कुछ अब करते हैं, यानी कि 2024 में करते हैं, तो इसके रिजल्ट हमें 2024 में शायद ना मिले। लेकिन करना तो पड़ेगा ना, एक काम करना पड़ेगा। बिल्कुल अब्बास साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी हमें जो अपना डेफेमेशन लॉज हैं या लाइबल लॉज हैं उनको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन हसन साहब की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइबल तो आप उसमें करेंगे ना जिसको आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया तो मोस्टली फेसलेस है, इसका खतरनाक काम ही है। और सोशल मीडिया को जब इंस्टॉल किया गया था, क्या किया जाए? हाँ, व्हाट इज टू बी डन, दिस इज द क्वेश्चन। आपको बहरहाल क्रैम्प डाउन करना पड़ेगा। अगर अमेरिका टिकटॉक बंद कर सकता है तो हम क्यों नहीं बंद कर सकते हैं जिसको अब आप एक्स कहते हैं, जो कि ट्विटर है या फेसबुक है? हमें क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर सर जो पहले ही एक्स हो गया है बस छोड़ दो, तो हमें प्रॉब्लम क्या है? हम क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? अगर देखिए आपको ये करना पड़ेगा। एक आखिरी बात करूंगा कि ये दुनिया की तकरीबन 50 यूनिवर्सिटीज ने काम किया है। उनकी रिपोर्ट ये है कि सोशल मीडिया को लॉन्च ही किया गया था कमजोर जमहूरियतों को नुकसान पहुंचाने के लिए और डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, खासकर उन ममालिक में जिसमें लिटरेसी रेट कम है और डेमोक्रेसी वीक है। तो उनमें जो मेन टारगेट्स है वो हम हैं। यस ऐसी बड़े खौफनाक और अजीब सवाल। एक ब्रेक लेनी है मुझे, लेकिन वापस आके मज़ीद कोशिश करेंगे बात करने की कि हल भी तो हमने निकालने हैं, या हम जितने भी जर्नलिस्ट आज के प्रोग्राम में या जो भी आते हैं कि हुकूमत के पीछे भी खड़े होकर हमने कहना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और जो वो कर रहे हो वो भी बताना है, और जो नहीं कर रहे वो भी बताना है। छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। रमज़ान और इस्लाम महज एक प्रोग्राम नहीं, एक मुकम्मल निसाब है। इसमें तमाम ऐसे मौज़ूआत का इहाता किया गया है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। रोज़ों की तारीख़ से लेकर अहकाम तक, फ़लसफ़े से लेकर अहमाल तक। देखिए रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात में सिर्फ PTV होम पर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। मेरे साथ हैं आज जय्यद साफ़ियों की मेरे साथ है और शरीक हैं वो इस प्रोग्राम में, जनाब सैयद हम्माद गज़नवी, जनाब रिज़वानुर रहमान रज़ी, जनाब हसन ख़ान और जनाब आगा इकरार हारून। गज़नवी साहब, ये जो नौजवान हैं इनको भी राह रास्त पे लाना है, वो कड़े इनके वो गुजरात वाले उतारने हैं, और इसके साथ साथ मुझे ये फरमाइएगा कि एक और भी बात चल रही है पंजाब में, सफाई मुहिम, और उसमें ये कहा गया कि आप भी सफाई करो ना, सिर्फ सरकारी परिंदों ने तो नहीं आए करनी, अब घर के अंदर किचन वाशरूम और अपने घर के आगे तो कम से कम हम सफाई कर सकते हैं। ये कितना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं बैरूनी दुनिया की भी, तो यहाँ से तरसे हो जाते, वो बड़ी साफ़ है, तो हम यहाँ क्यों नहीं रख सकते चीज़ें साफ़, मामलात साफ़? ये ठीक है आपकी बात कि हमारी जो सिविक सेंस का मामला है और जो हमारी बुनियादी तरबियत जैसे आवाम की होना चाहिए थी और जो हुकूमतों की जिम्मेदारी थी, मेरा ख्याल है दोनों तरफ से ही हमारा मामला कुछ गतरबूत सा हो गया और हम अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सके। यानी जहां पर मैं चलते हुए, खासतौर पर मैं आपको शहर से बाहर की मिसाल देता हूँ कि पहाड़ी इलाकों में चलते हुए कोशिश भी करें तो आपको वेस्ट बिन नजर नहीं आता कोई। आप ढूंढते रहते हैं यार कोई आएगी जगह तो मैं उसमें डाल दूंगा, और वो आपके हमरा ही थैला वापस आ जाता है। तो ये एक लंबी बात है। हमने सारी दुनिया में देखा है कि लोग किस तरह इस मामले को करते हैं, और अब तो इससे आगे चलेगी ना बात।
अब तो सॉलिड वेस्ट को इस्तेमाल रिसाइकल करने के तरीके, कोई बिजली बना रहा है उनसे कुछ, मतलब वो तो बहुत जगह आपको मुफीद तरीके से इस्तेमाल हो रही है। तो हमें कम से कम को बुनियादी बात तो अपनी कौम को भी सिखानी पड़ेगी, और हुकूमतों को ये सबसे बड़ा अहम रोल है, और सिविल सोसाइटी का तो है ही, लेकिन आपने जो कहा ना नौजवानों को सिखाने की जरूरत है, मेरा ख्याल है कि ये बूढ़ों को सिखाने की जरूरत है। नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर वाली सूरत हाल है कि हमने तो गंद डाल दिया जो डालना था। तो अब तो ये जो बच्चे हैं जो ग्लोबल सिटीजन्स हैं और दुनिया से इन टच रहते हैं, हर वक्त देखते रहते हैं कि दुनिया की क्या कदरें हैं, उनकी सिविक सेंस क्या है, और उनकी एंटरटेनमेंट से लेकर उनके रहन सहन के तरीके तक देखते हैं, और बुरी तो अक्सर बातें सीख जाते हैं, यानी हमारी नजर में जो बुरी होती है, लेकिन अच्छी बातें भी साथ साथ सीखना चाहिए। मैं दो फिक्रे अब बोलना चाहता हूँ जो आगा इकरार साहब ने बात की ना जाते हुए कि पाबंदी लगा दी जाए, तो मैं अपना नुक्ता जरूर वो भी हंस रहे हैं। हाँ, बात ये है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है ना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो एक आईटीओ की मार होता है, वो क्या कहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर की। ये तो इसको हार्नेस करना तो कोई काम ही नहीं है, और हुकूमतों ने करके दिखाया है कि नरखरा पकड़ लेते हैं और पूरे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो सुबह से रात तक पैनामा ये विर्द शुरू कर देता है और एक ही गर्दान करता चला जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, इसका बड़ा, आप देखिए जैसे हर चीज जो है वो डबल एज्ड वेपन्स होते हैं, ये खास तौर पे मीडिया के, आप इन्हें ढंग से इस्तेमाल करें तो ये बड़े समरावर होते हैं, और अगर आप इनके साथ जरा बेहूदगी करेंगे तो ये मजीद फिर नाजेबा समरात की तरफ जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है, इसको ये कह देना, इसको आप इस तरह जुम्बिश कलम जैसे होता है ना, बंद कर दिया जाए, ये नहीं, ये बड़ी अहम चीज है, और इसमें इंडिविजुअल ओपिनियन और आपकी इंफरादी राय, यही तो इसकी अहमियतें हैं जिसकी वजह से हम इसके मद्दात हैं। तो अब इस तरह ही है, इसमें भी ऐसे लोग आ गए हैं जैसे कि धाती डोर वाले आ गए हैं बसंत में, तो लिहाजा धाती डोर को बंद करें। दूध में जब कोई मिलावट करता है तो हम मिलावट को रोकते हैं ना, दूध को तो बैन नहीं कर देते हैं। तो मेरा यही रवैया है सोशल मीडिया की तरफ भी। थैंक यू, मैंने अपना बता दिया। रजी साहब, खुतबा वो दोम जो होता है वो दे दो। देखिए, बात ये है कि ये जो सफारी की बात हुई है, मुझे एक खौफ आता है ये देख के कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी आलमी पाबंदियां मुस्तकबिल करीब के ऊपर नजर आएंगी। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कोई सिस्टम है ही कोई नहीं। मैं पिछले दिनों लाहौर की स्टडी कर रहा था कि लाहौर के इर्द गिर्द जितनी डंपिंग साइट्स थी वो भर चुकी हुई हैं, और वो डंपिंग साइट जो है वो मुसलसल मीथेन एमिशन कर रही हैं। और आपको पता है कि मीथेन जो है ये ओजोन लेयर की इरोजन करती है, और ओजोन लेयर के बारे में ग्लोबल कम्युनिटी इस वक्त एनवायरनमेंट के हवाले से कितनी सेंसिटिव है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया के अंदर इस साल जो इलेक्शन होने हैं तकरीबन 80 मुमालिक के अंदर, उनके अंदर मेन एजेंडा है जो माहौलियात है, वो उनके हर पार्टी के, हर मुल्क की हर पार्टी के इलेक्शन के जो एजेंडे हैं उनके अंदर माहौलियात एक एजेंडा है। रजी साहब, मैं यहाँ ज़रूर नाज़रीन की दिलचस्पी और आपसे भी ये डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, मेरे सारे दोस्त सुन रहे हैं। 2008 या 10 में एक G20 और G8 मस्कोका के अंदर कनाडा में हुई, और तब वहाँ पे उसका मरकज़ी नुक्ता भी यही था, क्योंकि कनाडा के ऊपर भी जो ओजोन की बात कर रहे हैं, पैचिंग हुई है वहाँ पे भी ना, तो वहाँ पे बहुत से गिरफ्तार भी हुए, और एहतजाज सबसे बड़ा था कनेडियन हिस्ट्री का कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन तब तो हम यहाँ ले आना चाह रहे सा, फैलाना चाह रहे सा, बनाना चाह रहे सा, तो हम तो बहुत पीछे हैं भाई। हाँ, मैं उसमें आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो लाहौर का जो एक पायलट प्रोजेक्ट लगा था और कामयाब नहीं हो सका महमूद बूटी के ऊपर, उसमें जवाद फैजी साहब 160 मेगावाट बिजली भी पैदा होनी थी, बाकी तो चीजों को आप भूल जाए। जो उससे खाद मिलनी थी
सरसब्ज खाद मिलनी थी वो अपनी जगह पे रख लें, जो उससे इट्टा रोड़े लबने सन वो अलग रख लें, जो वहां से दूसरा कंबस्टेबल मटेरियल मिलना था उसको अलग कर लें। लेकिन सिर्फ बिजली जो थी वो उससे पैदा होनी थी वो 160 मेगावाट थी, लेकिन वो फिर हुकूमतों की तब्दीली के साथ वो भी तब्दील हो गया और जिन्होंने लगा के दिया था तुर्कियों ने वो भी दाएं बाएं हो गए। लेकिन आप अंदाजा फरमाएं कि इसकी अवेयरनेस का लेवल क्या है कि हमारे एक साबिक वजीर आजम साहब ये फरमाते हैं कि लोग कुएं में पाइप डालते हैं पानी के लिए और उसमें से गैस निकल आती है। तो भाई वो नेचुरल गैस नहीं होती, वो उस कुएं के अंदर गंद पड़ा होता है, उसकी गैस निकलती है, वो मीथेन गैस की एमिशन हो रही है। आप अभी भी इस तरह के किसी गंद के ढेर के ऊपर जाएं और उसमें 6 या 7 इंच का एक सुराख करने के बाद उसमें पाइप लगा दें और पाइप के आखिर में अगर माचिस की तीली जलाएंगे तो वो पाइप के आगे शोला जलना शुरू हो जाएगा, वो मीथेन गैस की एमिशन होती है। अच्छा वो वाला पाइप मुझे आपका पाइप ज़हन में आ गया। नहीं नहीं, मेरे पास सिगरेट वाला पाइप नहीं, वो वाला पानी वाला पाइप। अच्छा आप अंदाजा करें जहां पे माहौलियात के बारे में आगाही का ये लेवल हो एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रही, हाँ, जिन्होंने कराची के साहिलों से गैस निकाल दी थी और गैस जो पत्थर था वो हिल गया और गैस लीक हो गई। मेरा मतलब है जहां पे अवेयरनेस का ये लेवल हो वहां पे हम माहौलियात का मातम क्या करें यार। पहले हम उनको तो बताएं जिन्होंने इसका रास्ता दुरुस्त करना है, जिन्होंने सिमत का तयन करना है, पहले वो तो इससे आगाह हो जाए। अगर वो इस तरह की बातों को घटिया किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए डिस्कस करते रहेंगे तो लोगों के अंदर माहौलियात के हवाले से। अच्छा रईस साहब, फिर मैंने आगे बढ़ना, जरा ये भी बता दें कि उन्हीं के ऊपर अब जेल में जाके भी इतना खर्चा यार मेरा तो सुन के मेरा मतलब है कि वक्की पाट गई है कि 12 लाख रुपए महीना, 1 लाख अगर मिला हो बंदे को तो बंदा बड़े सुकून के साथ अपने 2-4 साथियों के लिए महीने का राशन जो है देसी मुर्ग और देसी घी वाले की बात कर रहा हूँ, वो बड़े आराम से अकोमोडेट हो जाता है। 12 लाख जो है ना ये मुझसे हजम नहीं हो रहा। और ये आज एडवोकेट जनरल ने बाकायदा जिम्मेदारी के साथ अदालत में स्टेटमेंट दिया कि जी 12 लाख रुपए महीना है, आप 30 लाख रुपए के ऊपर मेरा मतलब है कि परेशान थे, ये 72 लाख तक मामला पहुंच रहा है। पता नहीं रजी साहब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें 6 भी लाख दे और हमें मिलने भी सबको दे तो सानू भी भेज दो फिर। हाँ जी हसन खान साहब यार इधर ही आ जाते हैं यार, जेल में भी इतना खर्चा, मैं क्या फिर इल्ज़ाम भी लगते हैं जी बनी गाला में ये किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए हमारी फैज़ी साहब कौल और फ़ेल में तज़ाद जो है वो आपको हर लेवल पे आपको नज़र आएगा। सबसे ज़्यादा भी अगर परसों आपने एक रिपोर्ट देखी होगी, उम्रे के लिए सबसे ज़्यादा जो जाते हैं पाकिस्तानी जाते हैं, सबसे ज़्यादा हज के लिए पाकिस्तानी जाते हैं, सबसे ज़्यादा मस्जिदें इस्लामाबाद में, हर एक उसी दिन मैं F10 में बैठा था, यकीन करें एक ही मरकज़ में 7 मसाजिद जो है ना एक ही छोटी छोटी जगह पे बनाए गए हैं। मस्जिद हमारे भरे पड़े हैं, लेकिन 2 नंबरी में माशाल्लाह उसमें हमारी पोजीशन जो है वो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। ये जो अभी इस वक्त जेलों में जो है हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग पड़े हुए हैं। और जिस शख्सियत के बारे में आप बात कर रहे हैं वो नया पाकिस्तान, और नया पाकिस्तान जहाँ पे सब बराबर होंगे, जहाँ पे सबके लिए जो है ना एक पाकिस्तान होगा जिसमें सबको एक ही अगर जेल में, और ख़ुद वो कह रहे थे जब उससे पहले जब उनके छोटे से जुर्म में बंदा ये जब उनके जो थे सियासी उस ज़माने में जब सियासी लीडरों को कोई सहूलत दी जाती तो कितना शोर मच जाता कि ये तो जेल में है, उनको एसी क्यों लगा हुआ है, उनको पंखा क्यों लगा है, ये बाकी को होने चाहिए। तो ये हमारी जो एक नेशनल जो साइकी है वो यही है कि हम अपने लिए कुछ और दूसरों की यार देखिए खान साहब वो शहबाज शरीफ जेल में हो तो कमर की और उन्हें जितनी शदीद तकलीफ और जो उनका इलाज है उसमें चीज़ नहीं देनी, ख्वाजा आसिफ को चादर नहीं देनी, यार 12 लाख ले रहे हो। यही मैं कह रहा हूँ। और फिर आपके मर्जी का खुराक, आपको आप क्या खाना है आपने, मतलब ये कि आप वहाँ पे शाही मेहमान, तो ये हमारी अनफॉर्चुनेटली इसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन बुनियादी जो चीज़ें हैं देखिए इस मुल्क का
सबसे बड़ा मसला जो है अनफॉर्चुनेटली वो मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ कि वो या मीडिया में या कहीं हमारी डिस्कोर्स में, वो ये जो आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है पाकिस्तान की, आप शहरों को देखे, आप मैं तो आपको पिछले लाहौर की मिसाल ले ले। अगर आप लाहौर से जब जाते थे वाघा बॉर्डर पे तो यहाँ पे ले हाथे खेत नज़र, जब मैं गया था शेखुपुरा, आपको पता है बड़ा दूर लगता था। अभी आपको इसी तरह पेशावर में आप आ जाए तो आपको पता था चारसदा एक अलग डिस्ट्रिक्ट था, पेशावर एक अलग था। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से चारसदा शुरू हुआ, कहाँ से मर्दान शुरू हुआ, कहाँ से सवाबिया के इस्लामाबाद से टच कर रहे। तो ये एहसास ही हमारे यहाँ जो है अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं है कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने गलत मतलब ले लिया कि मिलजुल के रहना चाहिए, तो आबादी बताओगे तो मिलोजुलोगे ना। आगा इकरार अरुण साहब, आप क्या कहेंगे? चूंकि अब इख्तितामिया है तो क्या फरमाएंगे? मैं ये कहूँगा कि 12 लाख वो शख्स जो है वो खुद तो आके बैंक से निकाल के अपने पे नहीं लगा रहा है ना। कौन लगा रहा है? क्यों लगा रहा है? ये 12 लाख रुपए ये मेरा और आपका है, हमारे टैक्सेस का है। क्या हमने एक आदमी जो कि मुजरिम साबित हो चुका है उसको खिलाने के लिए अपना यानी कि देसी मुर्ग और देसी घी, वो मैं उसको क्यों पैसे दूं? आपकी जेब से क्यों जाए, हमारे टैक्स से क्यों जाए? तो जो उसको 12 लाख खिलाने वाले हैं जिम्मेदार वो भी हैं। भाईजान वो उस ब्लॉग बनाने में भी बड़े लगे हैं। तो भाई कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार से पूछे ना, उससे तो नहीं मुझे अपने यानी कि बाहर निकल के वो कहता है 12 लाख रुपए इकट्ठे करके खा लेता है, उसको खाना कौन दे रहा है? खान साहब बहुत शुक्रिया। वो कहते थे कि एक कमरे के फ्लैट में प्राइम मिनिस्टर रहता है बाहर, इतने जेल 3 कमरे, अल्लाह ही माफ। 6 कमरे जी, 6 कमरे जी करते क्यों? हर कमरे कभी नहीं भी नहाना होता तो स्विमिंग पूल भी तो ऐसे होते हैं ना। फैसल साहब किसने दिए 6 कमरे उसको, क्यों दिए? हाँ जी, फिर ये नेक्स्ट बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आगा साहब, थैंक यू वेरी मच। हसन खान साहब, मुर्शिदी मैं हाथ जोड़ के मशकूर ममनून हूँ, और रिजवान अली साहब आपके आगे भी पहले ही जुड़े रहते हैं, आज फिर जोड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। नाज़रीन, अभी बातें हुई, मैं आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा। हसन खान साहब ने जिस तरह कहा ना कि मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे, वो जो इश्क मोहब्बत है ना, उसका सबूत देना होगा। अल्लाह की खालिसतन अल्लाह की जो इबादत है उसकी रूह के साथ वापस आना चाहिए। और अल्लाह ना करे इस रमज़ान में, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, चंद साल हुए, एक रिपोर्ट आई कि सबसे ज़्यादा फुहश फिल्में मुसलमानों में देखी जाती हैं, रिपोर्ट थी बाकायदा, और रमज़ान के महीने में देखी जाती हैं, और पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। वो जो दुश्मन है ना, जिसे कहते हैं वो बड़ा ख़राब है, मेरा मन कितना ख़राब है, मुझे ये पूछना चाहिए। अल्लाह ना करे कि फिर से ऐसी रिपोर्ट्स बने और हमारी बदनामी का बायस बने। अल्लाह करे पाकिस्तान को सलामत रखने में हम अपना किरदार अदा कर सकें, मजबूत करने में। अल्लाह हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद सच क्या है?